फ्रेंड्स, दिस इज पलाश साहू और साई कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और हमारे वीडियोस से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, है ना। तो लास्ट हमने पार्ट 4 तक हमने वीडियो के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 5, जिसमें हम उनसे रिलेटेड जो हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और उसे कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्लास में हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए आज। चलिए, तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था विभाजिता के नियम। हमने वहां पर यह देखा था कि किसी चीज को, किसी नंबर को हम किस नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। उसको डायरेक्टली चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे उसी बेस पे हमारा ये आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यदि 432p1 संख्या जो है उसको किससे डिवाइड करना है, उसको 9 से डिवाइड करना है। तो यहां पर मुझे क्या बताना है, मुझे p की वैल्यू बताना है कि p की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो 9 का रूल क्या था? सभी नंबर्स को आपस में ऐड करना है। ये जो मैंने लिए सभी नंबर लिए, मेरे को क्या करना है, आपस में इनको ऐड करना है। जो भी आपका योगफल मिलता है, जो भी योगफल कितना मिलता है यहां देखिए जरा, 437, 729 एंड 1 कितना होगा आपका 10। अब 9 1 9, 9 2 होता है 18। अब यहां पर मैं क्या रखूं, देखो एक तो मुझे आगे ही जाना पड़ेगा, मैं 9 में नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि यहां पर इसका टोटल 10 आ चुका है और यहाँ p भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो p की वैल्यू क्या रखा जाए जिससे वो इसका टोटल क्या आ जाए, 18 आ जाए। तो क्या आ रहा है अभी, 8 रखने पे क्या मिल रहा है आपको, 18 मिल रहा है। और जो 18 है वो 9 से बराबर क्या होता है, प्रॉपरली डिवाइड होता है। इसलिए मुझे p की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, p की वैल्यू 8 रखना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, यदि 2468 को 37 से विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्वेश्चन तो ये अलग चीज है ना। लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या देखा था, विभाजिता के नियम से रिलेटेड देखा था। यहां पर क्या है, रिमाइंडर शेषफल निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए 37 का 2468 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई कितने टाइम जाएगा, तो देख लेते हैं कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। कितना होता है, 222। रिमाइंडर कितना आता है, यहां पर कितना बचेगा, या 428 बराबर कितना आएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर आपका 222 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना आंसर आएगा आपका, 26। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेषफल। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन बनती है। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। इसको क्या बोला जाता है, भागफल। इसको बोला जाता है भाज्य और इसको बोला जाता है भाजक। तो ये भी आप देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आंसर क्या आया इसका, 26 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके लिए। चलिए, इसमें बोला है 3401 से कौन सी न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या को माइनस किया जाए, घटाई जाए, कि वो नंबर जो होगा वो क्या होना चाहिए, 11 से बराबर डिवाइड होना चाहिए। तो सिंपल समझिए जरा, 3401। तो भैया 11 का विभाज्यता का नियम क्या था, 11 का विभाज्यता का नियम यह है कि सम स्थानों के अंकों का योग, क्या बोला, इवन प्लेस बोला, क्या बोला, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर होना चाहिए, या फिर उनको घटाएं, माइनस करें तो वो 11 से प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं यहां पर,
ये आपका ऑड प्लेस है, देखिए जरा, ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे अवेलेबल है, ये सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे। आपने बोला है मेरे से इवन का टोटल, ऑड का टोटल कितना आ रहा है? 3, 3 + 0 3, एंड इवन का टोटल कितना आ रहा है? 5। अगर मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूं तो ये 3 और 3 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों 11 से विभाजित हो जाएंगे, इसलिए क्या करा जाएगा, इसमें से 2 को माइनस किया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये भी आपको समझ में आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 13851। 13851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, इसमें आपको ऐड करना है। तो क्या होगा? तो प्राप्त ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए, भाग चला जाए। तो क्या करना है इसके लिए? तो देखिए, 87 से मैं सबसे पहले जो आपने नंबर बोला है, क्या नंबर बोला है? 13851 को क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। क्यों? इसमें आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, देखते हैं कितने टाइम जाता है। ये 1 टाइम जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहां पर 13 है। कितने टाइम जाएगा आपका? 1 टाइम। यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 51। कितना लेंगे? 5। कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम जाएगा। कितना आएगा? 435 हो जाएगा। अभी आपका रिमाइंडर कितना आएगा? एक। कितने टाइम जाएगा आपका? 9 टाइम। कितना होता है? 783। रिमाइंडर माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? माइनस करने पे आएगा आपका 18। तो देखिए, अभी आपने क्या बोला है, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो मैं क्या करूंगा, अभी देखो इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का 87 माइनस 18, मतलब कितना दे दूं मैं इसको? 69 और दे दूं। अगर मैं इसको 69 और दे दूं तो ये क्या होगा, प्रॉपरली इससे डिवाइड हो जाएगा। किससे? 87 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ये समझिए कि हमने यहां पर 87 से इसको माइनस क्यों किया। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि क्या जोड़ें, तो मैं क्या करूंगा, जिससे मैं भाग देता हूं उससे और रिमाइंडर को बीच के गैप को निकालूंगा। जो भी गैप आएगा मतलब इतना कम है, अगर इसमें इतना और दे दिया जाए तो ये क्या होगा, बराबर 87 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको और 69 दे दिया। 18 तो इसके पास है ही, 69 और दे दूंगा तो बराबर वो क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अभी आपके लिए नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, पहले आप देखिए, मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था अभाज्य संख्या क्या होता है। वे नंबर जो खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, आपके अभाज्य संख्या कहलाती है ना। चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड इज द सेंस कि किन किन अभाज्य नंबर का मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आपको मिलता है। चलिए देखते हैं, जैसे आपने एक छोटा सा एग्जांपल बोला है अभाज्य संख्या में 8। पहले आप समझो अभाज्य संख्या निकालते कैसे, अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे। ये क्या होता है, फैक्टर निकालना, है ना। 8 किससे डिवाइड होता है? 2 से। कितना आएगा? 4 टाइम। फिर 2 से जाएगा 2 टाइम, फिर 2 से जाएगा 1 टाइम। तो बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड 8 को कैसे ब्रेक किया आपने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो आपने बोला गुणनखंडों में मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया। कौन कौन से होंगे और कितने होंगे? कितने होंगे और कौन कौन से होंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, कितने होंगे, देखिए 1 2 3। हाउ? तो बोलेंगे हम कितने होंगे, 3 होंगे। तो देखिए सारे ऑप्शंस 3 से रिलेटेड हैं। और बोला कौन कौन से होंगे, तो एक चीज देखिए, 2 के अलावा यहाँ और कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, इसलिए बोलेंगे कौन कौन से होंगे, तो बोलेंगे 2 होंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 2। अच्छा, यहाँ और कोई भी नंबर अवेलेबल होता 2 के अलावा भी, तो मैं बोलता कौन कौन से होंगे, 2 और 3 होंगे। अगर 4 होता या 5 होता तो बोलेंगे 2 3 5 अवेलेबल होंगे उसके नंबर। बराबर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है 1080, 1080 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। चलिए फटाफट हम इसके फैक्टर निकालेंगे। 1080 के कितने फैक्टर होंगे? 1080। तो यहाँ किससे डिवाइड होता है आपका? 2 से दे देते हैं। 2 5 जा, 2 4 जा, 2 0 का 0, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाता है, 3 से, 3, 3, 5 किससे जाएगा? 5 से। तो ये आपने फैक्टर निकाले। किसके फैक्टर निकाले? आपने फैक्टर लिए हैं 1080 के। कितने फैक्टर आए? 2 मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3, 3, 3 एंड 5। तो देखिए मैंने बोला कितने होंगे, तो मैं यहां पे काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने होंगे अभाज्य गुणनखंड? 7 होंगे। अब 7 वाला हमारा आंसर तो सही हो गया, लेकिन यहाँ एक चीज और देखी गई है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? कौन कौन से होंगे? तो कौन कौन से होंगे? होंगे 2 होगा, 3 होगा एंड 5 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2, 3 एंड 5, ये हमारा होगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आया गुणनखंड। ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन में मैंने निकाला था उसके अभाज्य गुणनखंड। अब मैं क्या निकाल रहा हूं? सिर्फ उसके फैक्टर निकालना है मुझे। क्या निकालना है? सिर्फ और सिर्फ फैक्टर निकालना है। तो इसके कितने फैक्टर होंगे, मैं इसको कैसे निकालूंगा? तो आप देखिए जरा। सबसे पहला काम होगा, यहां पर मैंने लिया है 30। फैक्टर इज द सेंस कि किन किन का मल्टीप्लाई करने पर मेरे को 30 मिलता है। तो कैसे? किस किस का मल्टीप्लाई करने पे 30 मिल रहा है? जैसे मेरे को मिल रहा है 1 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30 में तो मेरे को 30 मिलता है। 2 का मल्टीप्लाई करता हूं जब मैं 15 में तो मेरे को 30 मिलता है। 3 का मल्टीप्लाई करता हूं जब मैं 10 में तो मेरे को 30 मिलता है। और किस में मिल रहा है? 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 6 में तो मेरे को 30 मिलता है। बराबर है। अब इसके अलावा किसी के भी गुणनखंड में हमको 30 नहीं मिलता है। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर इनके कितने गुणनखंड होंगे तो काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने होंगे? 8। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8। बट यहां पर आपने एक ऐसा नंबर बोला है जो बहुत छोटा है, जिसको हम आराम से उसके फैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर एक बड़ा डेटा आ जाए तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए क्या करना है आप देखिए जरा। उसके लिए हमको 30 के फैक्टर निकालना है। कैसे निकालते हैं? एलसीएम मेथड से। 30 किससे जाएगा? 2 कितने टाइम जाएगा? 15 टाइम। फिर किससे जाएगा? 3 से कितने टाइम? 5 टाइम। फिर 5 से 5 बन जा 5। ये मैंने निकाले इसके फैक्टर। सिंपल समझिए। पी, क्यू एंड आर। क्या होता है? पी क्यू आर। अच्छा, यहां पर गुणनखंड निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? गुणनखंड निकालने के लिए क्या किया जाता है? पी की पावर a+1 इंटू क्यू की पावर b+1 इंटू आर की पावर c+1। ध्यान देना, p क्या है? 2 है। q क्या है? 3 है। r क्या है? 5 है। पावर a की वैल्यू क्या है भैया? 2 कितने टाइम है? 1 टाइम ही है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 2 की पावर 1+1 इंटू क्यू की पावर, क्यू क्या है? 3 है। फिर इसकी पावर क्या हो जाएगा? 1+1 हो जाएगा। इंटू 5 की पावर, 5 क्या है? 1 टाइम ही है, इसलिए पावर इसकी क्या हो जाएगी? 1+1 हो जाएगा। ध्यान देना, मुझे गुणनखंड निकालने के लिए मुझे इसके बेस से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इसके आधार से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। मतलब ये क्या है? 2, ये क्या है? 2, ये क्या है? 2। मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
टू। क्या होगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, इसलिए इसके फैक्टर कैसे होंगे, एट होंगे, जो कि हमने इस तरीके से नहीं निकाला है। चलिए, एक पॉइंट और है, एक क्वेश्चन और है। भैया इनका योग कितना होगा, योग इज द सेंस भैया जो आपने इसके फैक्टर निकाले हैं इसका टोटल आप मुझे को बताओ कि टोटल कितना होगा। तो भाई एक तो इनको मैं जोड़ के बता सकता हूं, है ना, लेकिन वही प्रॉब्लम है, कोई बड़ा डेटा आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इस मेथड से आपको निकाल के बताता हूं। तो देखिएगा, टू कितने टाइम है, वन टाइम। यहां मैं पुट करता हूं टू की पावर वन, थ्री की पावर वन एंड फाइव की पावर वन। पावर वन मतलब वो एक बार अवेलेबल है, बराबर। मैंने क्या निकालना है, मैंने उसका निकालना है योग। चलिए, तो देखिएगा, मैंने उसका निकालना है योग, तो मैं क्या करने वाला हूं, टू की पावर वन है ना, तो उसके पहले एक को और लेके आओ, मतलब टू की पावर जीरो को और लिखा जाए। क्लियर हो गया है। चलिए, प्लस अभी क्या है, टू की पावर वन है, ये एक ब्रैकेट में ले लिया मैंने। प्लस करना है इंटू थ्री की पावर जीरो इन प्लस थ्री की पावर वन इंटू फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर वन। तो मैंने ये चीजों को नोट कर लिया है। ठीक है, मेरे को क्या करना है, सिर्फ वन है तो उसकी पावर जीरो को और लेकर आना है। किसी की भी पावर जीरो होती है, एक्स की पावर जीरो को लिखा जाता है वन, फाइव की पावर जीरो होगी तो उसको भी वन, मतलब किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसे क्या लिया जाता है, उसको लिया जाता है वन। तो ध्यान दीजिए, इसको क्या लूंगा मैं, वन। प्लस टू की पावर वन मतलब टू, इंटू थ्री की पावर जीरो मतलब वन, प्लस थ्री की पावर वन मतलब थ्री, इंटू फाइव की पावर जीरो वन, प्लस फाइव की पावर वन मतलब फाइव। चलिए, इसको कर लीजिए, थ्री इंटू फोर इंटू सिक्स। और यहां पे क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इंटू थ्री कितना होगा आपका, मल्टीप्लाई करिए, ट्वेल्व, वन सिक्स एंड वन सेवन, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 72। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका एट तो बराबर है, लेकिन इनका टोटल कितना होने वाला है, टोटल होगा 72। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके लिए। क्वेश्चन है वही, लेकिन उसमें हमने क्या किया है, उसके डेटा को थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, 30 नहीं लिया, 20 नहीं लिया, लेकिन हमने क्या बोल दिया है, 240 के कितने फैक्टर होंगे और उनका मेरे को टोटल भी बताना है। तो सिंपल है, कैसे निकालेंगे, पहले मैं इसको एलसीएम मेथड से इसके फैक्टर निकालूंगा। क्या होंगे, टू से जाएगा वन, टू, जीरो, टू से जाएगा सिक्स, जीरो, टू से जाता है 30, फिर टू से जाएगा 15, फिर थ्री से जाता है फाइव एंड फाइव से जाएगा वन। अब देखिए यहां पर सही है ना, टू की पावर कितनी है भैया, फोर, तो मैंने लिखा टू की पावर फोर, इंटू थ्री कितने टाइम है, वन टाइम है, इंटू फाइव कितने टाइम है, वन टाइम। मैंने क्या बोला, मेरे को उसकी पावर से मतलब होती है और पावर में वन को ऐड करना है। फोर प्लस वन करेंगे तो कितना होगा, फाइव, वन प्लस वन टू, इंटू वन प्लस वन टू, फाइव टू जा टेन, टेन टू जा ट्वेंटी, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा आपका, ट्वेंटी। तो बीस कहाँ लिखा है, ये लिखा है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। बट इसका टोटल भी निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये फोर टाइम है, तो मैं क्या करूंगा, इसको जीरो को और ऐड करूंगा, जीरो प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री प्लस टू की पावर फोर। ये देख लिए, कर लीजिए, इंटू थ्री की पावर वन है मतलब थ्री की पावर जीरो, इंटू प्लस, सॉरी प्लस थ्री की पावर वन, इंटू फाइव की पावर जीरो प्लस फाइव की पावर वन। ये मैं इसको लेकर आ गया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, टू की पावर जीरो मतलब क्या होता है, वन होता है, प्लस टू होता है, प्लस टू की पावर टू मतलब फोर, टू की पावर थ्री मतलब एट, प्लस टू की पावर फोर मतलब कितना होता है,
अब देखिए, यहां पर भी लिख लेते हैं 1 + 3, यहां पर भी देख लीजिए 1 + 5। अब इसका टोटल कितना होगा? इसका टोटल आएगा आपका 31 इंटू, इसका टोटल आएगा 4 × 6, इक्वल में आपका कितना हो जाएगा? 744, जो कि आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो देख लीजिए मैंने इसका टोटल कैसे निकाला और इसके कितने फैक्टर होंगे वो भी मैंने आपको क्लियर करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है। क्वेश्चन है 17 ÷ 6। अब ये चीज मैंने आपको बताई है, इसके बाद और बेस में लेके आता हूं। अब मैं क्या करूंगा? रिमाइंडर फाइंड करना है किसी भी चीज का, मैं रिमाइंडर कैसे निकालूंगा? तो देखिएगा, मैंने आपको बोला है 17 ÷ 6, तो ये लिखा मैंने 17 ÷ 6। मैं आपको क्या निकालना है? रिमाइंडर। शेषफल कितना आएगा? कैसे देते हैं? शेषफल का भाग डायरेक्टली दे दिए, 6 दूनी 12, यहाँ 17 है, तो क्या बचा? +5। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एक और चीज है, माइनस टाइप में अगर मैं माइनस टर्म में निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए जरा, इसको आगे पढ़िए। छतिया कितना होता है? 6 × 3 = 18, मतलब यहाँ 17 है, मतलब क्या बचा? -1 बचा। लेकिन हमारा आंसर, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, उसके लिए क्या किया जाता है? -1 प्लस जिस डेटा से मैं डिवाइड करता हूं उसको ऐड कर दिया जाता हो। 6 में से 1 को रिमूव करेंगे तो कितना होगा? 5। वही चीज आ गई। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप डायरेक्ट भाग देना बहुत इजी लग रहा है, लेकिन माइनस वाली टर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं, ये आपको बाद में समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये भी जरूरी है सीखना। क्या किया फिर से देख लीजिए, 6 का मल्टीप्लाई मैंने 3 टाइम्स किया, 18 होता है। यहाँ 17 से ज्यादा था तो वो -1 में कन्वर्ट करेगा। देखिए यहाँ पर देखे बताता हूं, 3 टाइम दिया, 18 आया। 18 में काय का साइन है? माइनस का, तो क्या करेगा? -1 आएगा। हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, इसके लिए जिस संख्या से मैं उसको डिवाइड करता हूं वो नंबर ले लिया जाता है और उसको ऐड कर दिया जाता है। ये देख लीजिए मैंने ऐड किया है, और ऐड करेंगे +6 -1 में इक्वल में कितना आएगा? 5। इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। क्वेश्चन ये था 49 ÷ क्या था? 9। अब करना है आपको रिमाइंडर। तो देखिए दोनों ही तरीके से मैं इसको देखूंगा। तो देखिए 9 के टेबल कितने टाइम जाएगा? 9 × 5 होता है 45, यहां क्या है? 49, मतलब कितना रिमाइंडर बच रहा है? +4। लेकिन अगर मैं आगे लेके जाऊं, 9 × 6 कितना होता है? 9 × 6 होता है 54। 54 होता है। यहां पर देख लीजिए 54, और 54 और 49 के बीच -5 का गैप है। हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसके लिए जिस डेटा से मैं डिवाइड करता हूं उसको ऐड कर देता हूं। आंसर कितना आता है? 4। हमारा आंसर कितना आएगा? 4। देखिए दोनों ही तरीके से मैंने आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 49 × 65 ÷ 9। अब कैसे करेंगे? क्या मेरे को, ये देखो, इसको करने का तो एक तो दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है भैया? 49 × 65 किया जाए, जो भी डेटा आए उसको मैं 9 से डिवाइड करूं और आंसर लेकर आ जाऊं, रिमाइंडर बता दूं। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा हमारा समय लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, डायरेक्ट मैं इसको डिवाइड करता हूं। देखिए 9 49, 9 × 5 = 45 होता है, +4 रिमाइंडर बच रहा है ना? 9 कितनी बार जाएगा? 9 × 7 होता है 63, है ना? तो यहां क्या बचा? +2 रिमाइंडर बचा। तो देखिए 4 × 2 = 8, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये भी समझ में आया। ध्यान देना, मैंने इसको प्लस टर्म से बताया है, अभी माइनस टर्म से भी देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना? तो क्या करना है, देखिए मेरे को इससे आगे निकलना है 54 में, इसमें आगे निकलना है ना? तो अभी उसको जो भी टर्म है माइनस में लेके, माइनस में आंसर नहीं आता, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको जोड़ते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आंसर क्या आया? 8 आया, है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए।
क्वेश्चन है 1753 इंटू 1749 इंटू 83 इंटू 171 डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, डिवाइडेड बाय 17 करना है। अब शेषफल कितना आएगा, वही चीज मैंने आपसे बताया, दो प्रकार से कर सकते हैं, इनको इंटू करिए जो भी आएगा और डिवाइडेड बाय 17 करिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये चीज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट देखता हूं। देखिए लास्ट के टू टर्म देखिए, 17 तिया होता है 51, यहाँ 53 है, मतलब कितना रिमाइंडर बचा। देखो 17 17 तो आराम से चला जाएगा ना, इसलिए मैंने लास्ट के टू डिजिट देखे हैं, है ना। यहां पर देखिए, अब देखिए 49 है और 17 दूनी 34, 17 टू जा 34 होगा और 17 थ्री जा होता है 51। तो देखो 51 पास में है 49 के, तो मैं इसको क्या लूंगा, आगे लूंगा और -2 लगाऊंगा। 17 फाइव जा 85, 83 है उसके पास में, इसलिए -2 लेकर आया। 17 टेन जा 170 होगा और यहाँ पर +1 रिमाइंडर बचेगा। ध्यान दो सब में क्या का साइन लगा हुआ है, इंटू का साइन लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, बीच में इनको इंटू करूंगा। 2 टू जो 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 2 टू जो 4, 4 टू जो 8 और यहाँ पर क्या है, 8 आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से देख लीजिए। माइनस इंटू माइनस यहां लिख लेते हैं, 2 इंटू -2 इंटू 1 इंटू, यहाँ -2 इंटू 1, ये लीजिए। ठीक है, देखो 2 टू जा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 टू जा 8 और 8 वन जा 8, ये पॉजिटिव में है। क्या आंसर आया आपका, 8 आया, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। के नियम को देखा था, डिवाइडेशन के रूल, हमने कैसे किसी चीज को डिवाइड करते हैं, हमने उसके रूल को देखा था, है ना। कुछ क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन आज उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लेकर आया, है ना। आज हमने अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर के बारे में देखा, इसके बाद हमने फैक्टर के बारे में देखा, इसके बाद हमने रिमाइंडर के बारे में देखा। तो जो हमारी सीरीज है नंबर सिस्टम की, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं, है ना। तो अभी आप आगे और हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, हमारी क्लास अटेंड करिएगा, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट भी होगा। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में आते हैं। इसके लिए मिलते हैं हम आपसे